नमस्कार। पिछले वीडियोस में हमने भारत के जो संविधान है उसके निर्माण हेतु जो संविधान सभा बनी थी उसके प्रातिनिधिक चरित्र और भारतीय संविधान की वैधता के संबंध में चर्चा की थी। वर्तमान वीडियो में हम भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके संबंध में चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि प्रस्तावना का क्या उद्देश्य होता है, क्यों मतलब वो संविधान के साथ अटैच की जाती है। तो एक प्रकार से संविधान का परिचय प्रदान करती है, कानूनों के अर्थ को स्पष्ट करती है, संविधान के प्रावधानों की जो आत्मा है उसका ये प्रतिनिधित्व करती है। और एक अन्य कारण ये भी है कि जो हमारे जो वर्तमान आधुनिक विश्व में जो प्रथम लिखित संविधान था यह है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। तो उसके निर्माण के समय भी उसके साथ भी प्रस्तावना जोड़ी हुई है। इस कारण से भी बाद में एक लोकतांत्रिक परंपरा बन गई कि जहाँ पे भी संविधान निर्माण होता है संविधान सभा द्वारा तो उसके साथ प्रस्तावना का भी निर्माण होता है। अब हम ये देखते हैं कि प्रस्तावना की प्रकृति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या प्रश्न उठाए गए। सर्वप्रथम जो बेरुबारी केस था उसमें बेरुबारी करके एक जो भारत और पूर्वी पाकिस्तान के मध्य एक एनक्लेव का कोई प्रश्न था उसके संबंध में जो जब विवाद सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा और ये भी प्रश्न उठाया गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये मत व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अब संविधान सभा ने क्या सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा क्यों कहा या ऐसा क्यों मत व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो इस संबंध में जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का उदाहरण दिया गया जिसके द्वारा अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने जो अमेरिका के संविधान की जो प्रस्तावना है उसको अमेरिका के संविधान का भाग नहीं माना था, क्योंकि ये संविधान से पहले आती है। जबकि जो 1973 का केशवानंद भारती केस है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं ये स्वीकार किया कि जो बेरुबारी केस में जब सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण तथ्य की उपेक्षा कर दी थी। वो महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है? वह ये है कि जब स्वयं प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया तो स्वयं संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को संविधान का भाग घोषित किया गया था। एक अन्य जो प्रश्न अक्सर उठता है प्रस्तावना को लेकर वह यह है क्या जो संविधान की व्याख्या है उस संविधान की व्याख्या करने में प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती। तो A.K. गोपालन केस था 1950 का
उसमें ये मांग की गई थी कि अनुच्छेद 21 की व्याख्या है, अनुच्छेद 21 के तहत जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसकी व्याख्या प्रस्तावना के आलोक में की जाए। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इस दलील को उस समय स्वीकार नहीं किया। बेरुबारी वाद है 1960 का, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हाँ, इस बात को स्वीकार किया कि संविधान की व्याख्या में प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है, परंतु ये भी स्पष्ट किया कि ऐसा तभी किया जाए जहां संविधान के प्रावधान स्वयं अस्पष्ट हो, वहां हम प्रस्तावना की सहायता ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी वाद में ये मत व्यक्त किया कि यदि संविधान के किसी प्रावधान की भाषा स्पष्ट है तो उसकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और साथ ये भी कहा कि प्रस्तावना के आधार पर किसी संस्थान को कोई सारभूत शक्ति प्रदान नहीं की जा सकती जो उसे स्पष्ट रूप से संविधान द्वारा प्रदान नहीं की गई है। प्रस्तावना संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त किसी शक्ति पर बंधन का स्रोत भी नहीं बन सकती। बेरुबारी वाद में जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना एक प्रकाश स्तंभ है, वह संविधान निर्माताओं के मन को जानने का उपकरण है और इसका प्रयोग केवल तभी किया जाए जब संविधान के प्रावधान स्पष्ट हो। तत्पश्चात 1973 में केशवानंद भारती केस वाद आया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना निश्चित रूप से मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करती है संविधान की व्याख्या से। संविधान को पढ़ा व व्याख्या किया जाना प्रस्तावना में वर्णित महान व श्रेष्ठ आदर्शों के आलोक में ही किया जाना चाहिए। क्या प्रस्तावना को संशोधित, एक अन्य प्रश्न जो अक्सर न्यायपालिका के सामने आता है वह है क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। हम जैसा जानते हैं कि संविधान के जो अधिकतर प्रावधान है उनको अनुच्छेद 368 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा संसद और कुछ जो अनुच्छेद है उनमें राज्य विधानमंडलों के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो क्या प्रस्तावना को भी संशोधित किया जा सकता है? तो इस संबंध में हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के क्या विचार हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि हालांकि प्रस्तावना प्रारंभ में ये माना कि हालांकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, फिर भी यह संसद के संशोधन के अधिकार की सीमा से बाहर नहीं है। इस जो मत है सर्वोच्च न्यायालय की प्रस्तावना की जो संशोधनीयता को लेके, इसको रचनात्मक व्याख्या का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब ये रचनात्मक व्याख्या क्यों है तो ये हम देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत जहाँ प्रस्तावना संविधान के पूर्व आती है, वहीं भारत में प्रस्तावना संविधान के साथ चलती है। न्यायपालिका ने इस बात का संज्ञान लिया कि प्रस्तावना को सबसे अंत में पारित किया जाए ताकि यह संविधान में निर्मित स्वरूप से बेमेल न हो, अर्थात जो संविधान में बातें पहले से ही निश्चित की गई थी उनमें और प्रस्तावना में कोई विरोधाभास न हो, इसलिए प्रस्तावना का निर्माण संविधान निर्माण के अंत में किया गया। और जो ये प्रस्तावना और संविधान के बीच का जो तालमेल है, इसको बनाए रखने के लिए चूंकि संविधान में समय समय के संशोधन किए जाते हैं,
अतः प्रस्तावना में भी इसी जो संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार संशोधन किए जा सकते हैं। प्रस्तावना में शामिल विविध शब्दों की समय समय पर व्याख्या के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते रहते हैं। उदाहरण के लिए केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संविधान जनप्रभु सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। इस बात की तथ्यात्मक सत्यता को चुनौती नहीं दी जा सकती। समता बनाम आंध्र प्रदेशवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान में निहित समाजवादी शब्द की व्याख्या की है। भारतीय संदर्भ में समाजवाद से तात्पर्य आय व स्तर की असमानताओं को कम करना तथा अवसर व सुविधाओं की समानता को स्थापित करना। नायर बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या की है। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी धर्म को राज्य धर्म का दर्जा नहीं देता। राज्य अधार्मिक या धर्म विरोधी भी नहीं होता। राज्य को व्यक्ति के ईश्वर के संबंध से कोई सरोकार नहीं है और राज्य को व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों के संबंध से सरोकार है। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, वह इसमें केवल 3 शब्द जोड़े गए हैं: समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता व अखंडता। ये 3 शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे।